अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने जनरल लीनियर रिग्रेशन मॉडल देखा, उसको डेप्थ में कि उसको एक्सटेंशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसकी मैट्रिक्स अप्रोच क्या है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि मैट्रिक्स अप्रोच या जनरल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के लिए OLS एस्टिमेटर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में जो हमने पढ़ा उन्हीं चीज़ों को हमने जनरल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के लिए भी रेप्लिकेट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है OLS एस्टिमेटर। अगर हमें फाइंड करना है तो जैसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में बेटा हम क्या करते थे, जब हमें OLS एस्टिमेटर फाइंड करने होते थे तो हम क्या करते थे, मिनिमाइज करते थे सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल्स को। इसमें भी बिल्कुल वही अप्रोच हम लेके चलेंगे कि वी हैव टू मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल, लेकिन मैट्रिक्स अप्रोच के साथ। तो हम सबसे पहले अपना मॉडल लिख लेते हैं। अच्छा, अब याद रखिएगा जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम मॉडल लिखते थे y = अल्फा प्लस बीटा x प्लस एप्सिलॉन। अब जब भी इधर मॉडल लिखेंगे तो हम जो वेक्टर फॉर्म में या मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके शॉर्ट फॉर्म में ये वाला मॉडल आपने लिखना है। एक वो है कि आप एक्सटेंशन वाला मॉडल लिखें, y = बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 अप टू सो ऑन प्लस एप्सिलॉन i। और एक ये ऑप्शन है कि आप मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से मॉडल को जो है वो शो करते हैं, y डैश = x बीटा डैश प्लस एप्सिलॉन डैश। अच्छा, इफ बीटा हैट इज एन एस्टिमेटर ऑफ बीटा देन एस्टिमेटेड इक्वेशन। अब हमें इसकी एस्टिमेटेड इक्वेशन बनानी है। तो हम देखते हैं कि एस्टिमेटेड इक्वेशन कैसे बनेगी कि y हेड जो है, आपको पता है जब हम अब आपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को बिल्कुल अपने जहन में रखना है, या अगर आपके नोट्स आपके पास हों तो आप उसको भी साथ ओपन रखें ताकि आपको पता चले कि वहाँ पे इस स्टेप में हम वहाँ उधर एस्टिमेटेड मॉडल कैसे लिखते थे। उधर हम लिखते थे y हेड = अल्फा हेड प्लस बीटा हेड x, लेकिन यहाँ पे कोई अल्फा नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको बड़ी अच्छी से मैंने बता दिया कि अल्फा को यहाँ पे हमने बीटा नॉट कहा हुआ है और वो बीटा नॉट जो है वो इसी वेक्टर के अंदर ही मर्ज है। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड मॉडल को हम कैसे लिख रहे हैं, y हेड = x बीटा हेड। नीचे डैशेस जरूर डालिएगा ताकि ये वेक्टर को शो करेगा। तो ये हमारा एस्टिमेटेड मॉडल आ गया। उसके बाद हम क्या रेसिडुअल्स निकालते हैं, क्योंकि अब हमने जाना किस तरफ है, अल्टीमेटली सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल्स की तरफ जाना है। तो रेसिडुअल्स कैसे आएंगे, e डैश = y डैश माइनस y हेड डैश। और सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल्स के लिए वी हैव टू डू सम ei स्क्वायर e डैश e y डैश माइनस y हेड डैश का ट्रांसपोज y डैश माइनस y हेड डैश। अच्छा, अब ये चीज़ मैंने कैसे लिखी है, ये कुछ तो बेटा मैंने कल के लेक्चर में एक्सप्लेन किया भी था, प्रीवियस लेक्चर में, कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। आपको कल भी मैंने बताया था कि ई डैश ई जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और अगर इसी को आप ई ट्रांसपोज ई के साथ करेंगे तो वो आपके पास एक मैट्रिक्स फॉर्म में आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको लिखा है कि सम ऑफ स्क्वायर रेसिडुअल इज स्केलर क्वांटिटी एंड फॉर स्केलर आप रो को कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर स्केलर आता है। कैसे स्केलर आता है, ये ई डैश ई जब करेंगे तो ये देखें, ये ई डैश जो है 1 क्रॉस n है और ये ई डैश जो है n क्रॉस 1 है। तो आपको पता है कि कंपेटिबिलिटी है मल्टीप्लीकेशन की, तो मल्टीप्लाई होकर फाइनल आंसर क्या आएगा, ये जो एंड्स पे लिखे होते हैं वो फाइनल ऑर्डर बनता है। तो ये 1 क्रॉस 1 का मतलब होता है एक सिंगल वैल्यू, ठीक है। तो सिंगल वैल्यू का मतलब होता है कि वो स्केलर है। और वेक्टर के लिए आप करते हैं कॉलम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं रो के साथ, मतलब ई ट्रांसपोज ई की बजाय आप करेंगे ई और ई ट्रांसपोज आप करेंगे तो आपके पास वेक्टर जो आ जाएगा। अच्छा, अब ये आपने इसको अब आप मेमोराइज कर लें या एक कॉन्सेप्ट ज़हन में बैठा लें कि जब भी समेशन ei स्क्वायर को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में या वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप ये समेशन हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ई डैश ई। अच्छा, इसका प्रूफ भी आप लोग कर सकते हैं, बल्कि ये आप लोग करें बहुत अच्छे से, आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। आपने ये जो एप्सिलॉन्स की हमने वेक्टर बनाए थे, अगर मैं आपको प्रीवियस लेक्चर से शो कर दूं तो ये आपके पास जो वेक्टर थे, यहाँ पे आपने क्या किया था, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन ट्रांसपोज किया था। अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले रखना है एप्सिलॉन ट्रांसपोज और फिर एप्सिलॉन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। मींस पहले आपके पास रो वेक्टर होएगा और फिर आपने कॉलम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप देखेंगे कि ये कैसे समेशन एप्सिलॉन i का स्क्वायर बनता है, बल्कि ये आप लोगों का टास्क है और जरूर करना है, और मैं ये नेक्स्ट लेक्चर में आपसे पूछूंगी। अच्छा जी, आप दोबारा से इस पे आ जाते हैं हम, 1 मिनट बचे जी। तो ये आप देखेंगे कि कैसे 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स बना, और ये समेशन एप्सिलॉन i स्क्वायर यहाँ पे हमने स्मॉल से शो किया, वहाँ पे एप्सिलॉन लिखा हुआ है, इससे कोई इशू नहीं है हमें। अच्छा, समेशन ei स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, ई ट्रांसपोज इंटू ई डैश, ठीक हो गया।
तो ये हम अब इसको कैसे लिख रहे हैं जी, इक्वल्स टू, क्योंकि ये मैट्रिक्स अप्रोच है, हमारे पास वेक्टर अप्रोच है, तो हमारे कोशिश होती है कि हम नोटेशंस को है वो तमाम नोटेशंस को मैट्रिक्स और वेक्टर अप्रोच वाली नोटेशंस को यूज करें। दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग समेशन ई आई स्क्वायर, मतलब यूज आप कर भी सकते हैं लेकिन एक नोटेशन फॉर्म होनी चाहिए। दैट्स व्हाई वी कन्वर्टेड समेशन ई आई स्क्वायर इनटू ई ट्रांसपोज इनटू ई। अच्छा, अब आपके पास ई ट्रांसपोज क्या है, आपके पास ई क्या है, वाई डैश माइनस वाई हैड डैश, और ई ट्रांसपोज क्या है, आपने ये लिखा, ऊपर ट्रांसपोज डाल दिया और साथ में वाई हैड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, आपको पता है, मैंने आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन में बताया कि ऑब्वियसली आपने एस्टिमेट बीटा को करना है तो बीटा को इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है, और वो इंट्रोड्यूस आप कैसे करवा सकते हैं, अगर आप एस्टिमेटेड मॉडल को की वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो वाई हैड एक्स बीटा हैड की इक्वल है, यहाँ पे भी पुट कर दिया, इधर भी पुट कर दिया, और उसके बाद आपने जस्ट क्या किया, सिंपली आपने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई कैसे किया जी, आपने y साथ में ये ट्रांसपोज भी अप्लाई कर दिया और साथ मल्टीप्लाई किया, ये क्या बनेगा। अच्छा, ये नीचे वाली अब डैशेज मैं कॉल नहीं कर रही ताकि आपको जरा समझ अच्छे से आए, मतलब अब मैं नहीं भी बोलूंगी तो ये फॉर श्योर है कि इसके नीचे डैश है और ये वेक्टर को शो कर रहा है, क्योंकि जब बोर्ड पे हम समझा रहे होते हैं तो आप प्रोनाउंस ना भी करें तो ऑब्वियस बात है कि आप वेक्टर के साइन डाल रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि मैं अगर वो साथ साथ बार बार कॉल करूंगी तो फिर वो ट्रांसपोज जो है वो सही आपको समझ नहीं आएंगे। तो हमारे पास एक सबसे पहले क्या बनेगा, वाई ट्रांसपोज इंटू वाई, तो मैंने क्या लिखा, वाई ट्रांसपोज इंटू वाई, उसके बाद ये वाई टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होनी है, ये क्या होएगा, वाई ट्रांसपोज एक्स बीटा हेड, उसके बाद ये वाली टर्म आ जाएगी। अब ये क्या होगा, और आपको पता है ये एक प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की कि अगर ये दो जो है क्वांटिटी साथ लिखी हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनके ऊपर, जैसे ए बी ट्रांसपोज अगर आप लें तो ए बी ट्रांसपोज इक्वल होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो जब आप यहाँ पे एक्स बीटा हेड पे ट्रांसपोज अप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, बीटा हेड ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज और साथ में ये वाई मल्टीप्लाई होगा। आई होप ये क्लियर हो, अगर आपने मैट्रिसेस पढ़ी हैं और जरूर फॉर श्योर आपने 9th-10th स्टैंडर्ड में आपने मैट्रिसेस को पढ़ा होगा, तो ए बी का होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो आपने इस तरह से बीटा हेड ट्रांसपोज इंटू एक्स ट्रांसपोज इंटू वाई लिख दिया, और अब ये टर्म ने फाइनली इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, तो वंस अगेन बीटा हेड ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज एंड देन एक्स और बीटा हेड, ये सारा आपने मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लिया। अच्छा, अब क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से तरीके से पता है मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज आपको जरूर आनी चाहिए, अगर किसी को नहीं आती तो आप अपनी 9th-10th स्टैंडर्ड्स की बुक निकाल लें या इंटरनेट पे सर्च कर लें, वो प्रॉपर्टीज अगर आपको आती होंगी तब ही ये चीजें आप आसानी से समझ सकती हैं। जैसे आपको मैंने कल बताया था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी है कंपैटिबिलिटी, रोज और कॉलम्स वाली कंपैटिबिलिटी जो आप चेक करते हैं, ऑर्डर कैसे किसी मैट्रिक्स का आइडेंटिफाई करते हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह अगर आपने मैट्रिसेस को एडिशन डिलीशन करनी है, एडिशन कर रहे हैं आप, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि उस पूरी जो मैट्रिसेस जो वेक्टर जो लिखे हुए हैं उनका ऑर्डर जो है आपके पास सेम होना चाहिए। मींस अगर ये सारे इक्वेशन में ये देखें ये माइनस प्लस हो रहे हैं तो इन सब का ऑर्डर जो है हमने मेक श्योर करना है कि ये माइनस प्लस सिर्फ और सिर्फ तब हो सकेंगे जब इनके ऑर्डर जो है वो सेम होंगे। अच्छा, तो हम देख लेते हैं जी। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे अभी ऑर्डर सेम करने से पहले ही के एक स्टेप पे मैंने क्या किया, मैंने इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया है अकॉर्डिंग टू बीटा हेड विद रिस्पेक्ट टू बीटा हेड। क्यों बीटा हेड के लिए? मैंने जैसे अभी आपको बताया, आपने अपने वो वाले सिंपल लीनियर रिग्रेशन के नोट्स अपने सामने रखने हैं। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में भी देखिए, हम सम ऑफ के रेसिडुअल्स फाइंड करने के बाद सबसे पहले उसे क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। और मिनिमाइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, जब हम अल्फा का एस्टिमेटर फाइंड कर रहे होते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा मिनिमाइज करते हैं, जब बीटा का फाइंड कर रहे होते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू बीटा मिनिमाइज करते हैं। और अभी हमारे पास क्योंकि अल्फा अब यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जब आप मैट्रिसेस अप्रोच की बात कर रहे होते हैं, जनरल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमने अल्फा को बीटा नॉट से रिप्रेजेंट किया और वो एक ही रो वेक्टर हमारे पास, कॉलम वेक्टर हमारे पास जाता है। तो यहाँ पे अब हम मिनिमाइज करने जा रहे हैं, एस्टिमेटर फाइंड करने जा रहे हैं बीटास का। अब ये एक बीटा का एस्टिमेटर फाइंड नहीं होने जा रहा, बल्कि यू पीपल आर गोइंग टू एस्टिमेट दी बीटा साइमल्टेनियसली। जितने भी बीटाज हैं उन सबका हम एक एस्टिमेटर्स फाइंड करने जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, बीटा वेक्टर, इसीलिए यहाँ मैंने बीटा वेक्टर हेड, इसके विद रिस्पेक्ट आपने पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है। और जब आप पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे कोई भी बीटास की टर्म नहीं है, सो वी विल गेट जीरो। जब आप पार्शियली डेरिवेट करेंगे तो हम जीरो ले लेंगे, जीरो हो जाएगा। और उसके बाद क्योंकि कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास यहाँ खत्म हो गया, जीरो हो गया। माइनस वाई डैश एक्स, बीटा का जो डेरिवेटिव है वो ऑब्वियसली आप जैसे आप सिंपल देखें कि अगर फॉर एग्जांपल कि यहाँ कोई टर्म एक्स वाई लिखा हो और उसका डेरिवेटिव आपने लिखना हो, तो ये बीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बीटा ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस वाई डैश एक्स, ये वाई डैश एक्स मैंने क्यों लिखा अभी इसको देख लें, बाद में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैं पूरा आपको डेरिवेटिव बता दूंगी कैसे हमने लिया है।
वाई डैश एक्स और ये बीटा है ट्रांसपोज का। अच्छा ये याद रखिएगा कि आप बीटा हेड ट्रांसपोज का भी डेरिवेटिव 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि फर्क सिर्फ इतना है कि बीटा हेड लिखा हो तो मीन्स वो कॉलम वेक्टर है और बीटा हेड ट्रांसपोज कर दें तो मीन्स वो रो वेक्टर है। उसके अंदर जो क्वांटिटीज हैं, जो कंटेंट है वो सेम रहेगा। बीटा हेड के अंदर भी बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2 अप टू बीटा के है और बीटा हेड ट्रांसपोज के अंदर भी बीटा नॉट, बीटा 1, बीटा 2 अप टू बीटा के है। बट द डिफरेंस इज कि सिर्फ आपकी डिस्प्ले में डिफरेंस है, नोटेशन में डिफरेंस है, आप उसको सिंबॉलिकली कैसे लिख रहे हैं। तो अगर आप देखें तो बीटा हेड जो है वो कॉलम वेक्टर है और बीटा हेड ट्रांसपोज जो है वो रो वेक्टर है और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए चाहे आप बीटा हेड के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू बीटा हेड ले रहे हो या बीटा डैश ले रहे हो, ये दोनों सूरतों में आपके पास 1 हो जाएगा। प्लस आप देखें आपने ये वाला जब लेना है तो आपको अल्टीमेटली पता है कि अभी आपको मैंने बताया कि जब आप बीटा हेड इंटू बीटा ये जब मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होके ये स्क्वायर टर्म्स को जनरेट करेंगे। जैसे इधर देखें ये स्क्वायर टर्म को जनरेट करते हैं। तो आपको पता है अगर स्क्वायर्स का डेरिवेटिव अगर आपने लेना हो, क्योंकि हम इसको एक्सपेंड करके पहले मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करके डेरिवेटिव नहीं ले रहे बल्कि हमें डायरेक्ट करना है। तो डायरेक्ट मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई सारा कुछ हो जाएगा तो ये आपके पास स्क्वायर टर्म्स आएंगी। एक्स डैश एक्स के साथ जो भी आंसर आएगा उसके साथ बीटास की स्क्वायर टर्म्स आएंगी। तो स्क्वायर टर्म्स का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आपको पता है तो पावर जब आप डेरिवेटिव लेते हैं जिसकी पावर में कुछ हो तो वो क्या होता है, पावर पहले आ जाती है और फिर उसका जो डेरिवेटिव है बीटा हेड और उसके बाद उसका दोबारा से बीटास का विदाउट पावर जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वंस अगेन इट विल बी 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 इस तरह से आया। इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये 2 कहाँ से आ गया, इसलिए क्योंकि ये स्क्वायर टर्म्स आनी थी। जब आप मल्टीप्लाई करते एक्सपेंड करते और स्क्वायर टर्म्स का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, पावर आपकी पहले आ जाती है 2 बीटा हेड ट्रांसपोज और एक्स डैश एक्स। अच्छा अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे तो चले हमने वाई डैश एक्स लिख दिया, इसको मैंने वाई डैश एक्स में क्यों कन्वर्ट किया, हालांकि ये एक्स डैश वाई था और यहाँ पे तो ये एज इट इज़ रहा। तो मैंने अभी आपको कहा कि आपको मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वक्त यू हैव टू मेक श्योर कि उनका जो ऑर्डर है मैट्रिसेस का वो सेम होना चाहिए, वेक्टर का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं, ये तो 0 आ गया। अब ये देखें, अच्छा 2 तरीके की सिचुएशंस हैं। एक आप इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये वाई डैश एक्स था तो इसको भी मैंने वाई डैश एक्स का दिया, या इसको आप एक्स डैश वाई रहने देते और इसको वाई डैश एक्स को आप एक्स डैश वाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आप इक्वेशन बनाएंगे उसमें ऑर्डर जो है आपका वो सेम होना चाहिए। तो अगर वाई डैश एक्स का आप देखें ऑर्डर क्या है, माइनस आपने इसको भी वाई डैश एक्स बनाया तो आपके पास जो है y dash x is a row vector and x dash y is a column vector। अगर आप y dash x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये रो वेक्टर आएगा और अगर आप x dash y को करेंगे तो ये कॉलम वेक्टर आएगा। सो द कैन नॉट एड टिल वी कन्वर्ट देम टू सेम वेक्टर। तो आपने क्या करना है कि आप उसमें से दोनों में आपके पास ऑप्शन है कि आपने ट्रांसपोज लेके, और ट्रांसपोज लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप y dash x का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आंसर आएगा, आपको पता है मैंने अभी बताया था कि ए बी का होल ट्रांसपोज हो तो पहले सेकंड टर्म लिखी जाती है, तो पहले एक्स ट्रांसपोज और अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो ओरिजिनल नंबर आ जाता है। तो वाई ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो ये वाई आ जाएगा और सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं, एक्स डैश वाई वो वाई डैश एक्स बन जाएगा। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे ऑर्डर्स मैंने मेंशन नहीं किए, डेलिबरेटली मेंशन नहीं किए, मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग आप लोग खुद करें कि वाई डैश एक्स का मैंने ये तो बता दिया ये रो वेक्टर है, ये भी रो वेक्टर है, ये हमने रो में कन्वर्ट कर लिया, बट इनके ऑर्डर आइडेंटिफाई करने आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप लंबी लंबी मल्टीप्लिकेशंस मैट्रिसेस की करें। जस्ट आपने करना क्या है, आपको y सिंपल y का ऑर्डर पता होना चाहिए, x का पता होना चाहिए। y का पता होगा तो y ट्रांसपोज कन्वर्ट करना कोई मुश्किल नहीं है कि अगर y 1 क्रॉस n है तो y डैश n क्रॉस 1 हो जाएगा, अगर y n क्रॉस 1 है तो y डैश 1 क्रॉस 1 हो जाएगा। और x का ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर लिखने के बाद आपको पता है कि सेंटर जो है वो कंपेटेबल होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए और जो एंड्स होते हैं वो उसका फाइनल ऑर्डर बनता है। तो आपने इस सारी इक्वेशन का ऑर्डर चेक करना है कि ये ऑर्डर क्या बन रहा है। y डैश x का भी x डैश y का भी आपको अल्टीमेटली पता चल जाएगा कि क्यों आप इसको y डैश x कर रहे हैं, और बीटा हेड x डैश x का भी, ये सारे आपने ऑर्डर्स लिखने हैं। ये लिखते रहेंगे तो बड़ी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ऑर्डर्स लिखने का जैसे ये मैंने लिखा है, जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की बजाय जस्ट 1 क्रॉस n था, ये n क्रॉस 1 था, तो फाइनली मुझे पता चला कि फाइनल क्या बनेगा, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1। तो ऐसे आपने लिख के इनके ऑर्डर चेक कर लेने हैं। या सेकंड हमारे पास ऑप्शन क्या है कि आप इसको कन्वर्ट करें और हमें से x डैश y माइनस x डैश y प्लस 2, और फिर इसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये सारा कुछ कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे होंगे हम। ठीक हो गया।
उसके बाद अगर आपको याद होगा सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हम क्या करते थे, डेरिवेटिव लेने के बाद जीरो की इक्वल पुट करते हैं। जीरो की इक्वल पुट करने का मतलब है कि आप उसको मिनिमाइज कर रहे हैं और एस्टिमेटर फाइंड करने के लिए हम जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। जब जीरो के इक्वल पुट किया तो ये जो अब आपके पास इक्वेशन आई है इनमें से कोई भी आप एक पिक कर सकते हैं, उसको हमने क्या, अच्छा अब ये देखें ये माइनस माइनस ये दोनों टर्म्स सेम हो गई, तो ये -2 y डैश एक्स प्लस 2 बीटा हेड ट्रांसपोज x डैश एक्स एक्स ट्रांसपोज x इक्वल्स टू 0, आपने जीरो के इक्वल पुट कर दिया। और फिर आपने क्या किया, या और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई थिंक ये मुझे चीज़ें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स हैं कि कैसे ये जो है यहाँ पे माइनस टर्म थी और दूसरी तरफ जाके ये एडिशन हमने इसकी कर दी है, और फिर 2 जो है वो बोथ साइड पे कैंसिल आउट हो गया है। और उसके बाद हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे टेकिंग ट्रांसपोज हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा हेड या एस्टिमेटर्स ऑफ बीटा हेड इंस्टेड ऑफ बीटा हेड ट्रांसपोज। तो हमें बीटा हेड ट्रांसपोज के नहीं चाहिए एस्टिमेटर, बल्कि बीटा हेड के चाहिए। तो हम जस्ट क्या कर रहे हैं, वंस अगेन इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। और ट्रांसपोज लेने के लिए आपको पता है, अच्छा इसको अब आपने ये 3 लिखी हुई है ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ये कैसे कन्वर्ट होता है कि ए बी का होल ट्रांसपोज हो तो सेकंड टर्म पहले और फर्स्ट टर्म बाद में आती है। तो अब इसको आप एक ए कंसिडर कर लें बीटा हेड को, ये जो एक्स डैश है इसको पूरी एक टर्म कंसिडर करें, बी कंसिडर कर लें। तो ए बी ट्रांसपोज का जब आपने ट्रांसपोज लेना तो कैसे आएगा कि ये पूरा एक्स डैश एक्स पहले आ जाएगा और बीटा हेड ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बीटा हेड आ जाएगा। तो इक्वल्स टू, फिर जब इधर लेफ्ट साइड पे आप ट्रांसपोज लेंगे तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक द ट्रांसपोज ऑफ राइट साइड 2। तो आप इधर जब लेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स ट्रांसपोज वाई, और अल्टीमेटली बीटा हेड ये क्या होगा, एक्स डैश एक्स। अगर आप दोनों तरफ इसके इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दें या एक्स डैश एक्स से डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ 1/x डैश एक्स आ जाएगा। और 1/x डैश एक्स का मतलब है कि अगर आप उसको ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएं तो आप उसको एक्स डैश एक्स का इनवर्स लिख सकते हैं। तो अब बाय प्री मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स डैश एक्स का इनवर्स वी विल गेट, आपने यहाँ पे ये इसको मल्टीप्लाई किया और आपको पता है ये एक्स डैश एक्स का इनवर्स और एक्स डैश एक्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये बीटा हेड हो जाएंगे इक्वल्स टू एक्स डैश एक्स का इनवर्स एक्स डैश वाई। तो दीज आर द OLS एस्टिमेटर्स ऑफ बीटा हेड। ये आपके OLS एस्टिमेटर्स हैं, मैट्रिक्स अप्रोच से आपने फाइंड किए हैं। ये नीचे जो है वो कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं कि एक्स डैश एक्स मैट्रिक्स जो है वो किस फॉर्म की होती है। ये सिंपल अगर आप एक्स डैश एक्स मैट्रिक्स लिखें उसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपको मिल सकती है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, जो अपर ट्राइंगल में होती हैं चीज़ें वही लोअर में होती हैं। तो आपने इसको शो किया है, ये इसका पार्ट नहीं है प्रूफ का, ये जस्ट बताया हुआ है कि एक्स डैश एक्स मैट्रिक्स की फॉर्मेशन क्या है या किस शक्ल का होता है। तो आपके पास और बीटा हेड मतलब एक्स डैश वाई का इनवर्स इंटू एक्स डैश वाई, तो ये आपको किसकी इक्वल है, ये मतलब आपको वैल्यूज देगा बीटा नॉट हेड, बीटा 1 हेड, बीटा के हेड तक। यहाँ पे भी एन लिखा हुआ है, इसको के हेड लिखिएगा। फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस वी फर्स्ट फाइंड, सबसे पहले आप ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, उसके बाद आप इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यू विल गेट दी वैल्यूज ऑफ बीटा हेड। आई होप सो बेटा कि ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। मैं अभी कुछ स्लो स्पीड पे चल रही हूँ, नो डाउट कि लेक्चर की टाइमिंग शायद कल का लेक्चर भी 30 मिनट्स का था, वो ज़्यादा थी, बट अगर देखें तो उसका कंटेंट बहुत कम था। एक्चुअली आई एम फोकसिंग कि आपको ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, वेक्टर्स को कैसे लिखते हैं, वेक्टर्स का ऑर्डर कैसे आइडेंटिफाई होता है, वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी कैसे बनती है, ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपको होंगे तो तब जाके हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बहुत जल्दी से चीज़ों को जो है वो सॉर्ट आउट कर सकेंगे। अदरवाइज अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं होंगे तो आप हर बारी में इसी चीज़ में फंसे रहेंगे कि वाई डैश एक्स को एक्स डैश वाई क्यों लिख दिया, समेशन ई आई स्क्वायर को ई डैश ई कैसे लिख दिया। तो मेक श्योर करें कि इन लेक्चर्स के थ्रू, ये जो अभी मैं कम पढ़ा रही हूँ, इसमें आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आज हमने OLS एस्टिमेटर देखे हैं जनरल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ML एस्टिमेटर देखेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लें। ओके बेटा, दैट्स एनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।